तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आजादी है, उनकी लूट को कोई न जाने जिनके देह पर खाधी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देश में चर्चा चुनाव की है, चर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव की है। जो गोदी मीडिया है, गोदी चैनल्स है, या ये कह लें सत्ता पक्ष के प्रचारक हैं, वह अपना कमान संभाल चुके हैं, जगह जगह का सर्वे रिपोर्ट दे रहे हैं। अगर ईवीएम से चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन स्टेज को सजाने में लगी रहेगी। बहन मायावती जी को जब इंडिया गठबंधन में लेने की बात कही जाएगी तो विपक्ष के नेता कहेंगे कि उनको भाजपा से दूरी बनानी चाहिए। ये बार बार कहते हैं शिवपाल सिंह यादव, और इसी तरह का माहौल रहा। तो 74 सीट का अनुमान लगाया गया है उत्तर प्रदेश में कि भाजपा जीतने वाली है। 3-4 सीट वो सपा को भी दे रहे हैं और 1 अथवा 0 सीट बसपा को दे रहे हैं। ऐसा माहौल अभी से बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी तक की ताजा रिपोर्ट यह है। अब प्रश्न यह उठता है, हमारे दर्शक बार बार कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, ईवीएम से नहीं। आज हम अपने न्यूज के कार्यक्रम में यह मंथन करेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो क्या मत पेटियां बदली नहीं जा सकती? क्या उसमें धांधली नहीं हो सकती? सबसे बड़ा मूल प्रश्न यही है। जनता यह जानना चाहती है। हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया जो है, उसमें एक व्यक्ति को जब एक्यूज बनाया जाता है तो 60 दिन और 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल की जाती है। टेस्टिमोनी रिपोर्ट जो कुछ भी होता है उसको सील बंद कर दिया जाता है। यहां तक कोई बक्सा, कोई पेटी जिसमें एविडेंस है, उसको ताला लगाकर और उस ताले की चाबी डिफेंस लॉयर के हाथ में दे दी जाती है, ताकि कोर्ट में सील बंद लिफाफे खुलेंगे, कोर्ट में ये पेटियां खुलेगी जिसमें सबूत है, गवाह है, और डिफेंस लॉयर के हाथ से चाबी लेकर खोलेंगे। न्यायाधीश देखेंगे और कहेंगे यहां पर इंसाफ हो रहा है, क्योंकि चाबी तो आपके पास ही थी। अक्सर आपने सुना होगा, जितने भी हमारे दर्शक में एडवोकेट होंगे, जो न्याय प्रणाली से जुड़े होंगे, वह इस बात को बखूबी समझेंगे। कहा जाता है प्रोसिक्यूशन खड़ा था, डिफेंस खड़ा था, और डिफेंस के लॉयर के हाथ से चाबी लेकर खोला गया कोर्ट के मौजूदगी में, और फिर इसके ऊपर जांच की गई। फिर उसके बाद आर्गुमेंट हुआ, बहस हुआ, जो तथ्य सामने थे उसके हिसाब से जज साहब फैसला देते हैं। तो वर्तमान में पिछले 70 सालों में जो न्याय प्रणाली के तहत जो होनी चाहिए, चुनाव आयोग विपक्ष के हाथ में ईवीएम क्यों नहीं सौंप देती? जो स्ट्रांग रूम है जहां पर ईवीएम रखी जाती है, वहां पर विपक्ष की पहरेदारी क्यों नहीं? जबकि कहा जाता है कि हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके पास आम जनता के चंदा के पैसे से भरा पड़ा है उनका अकाउंट। राष्ट्रीय पार्टी में जब हिसाब किताब लगाया गया, 1900 करोड़, 1500 करोड़, यहां तक बहुजन समाज पार्टी के बारे में भी कहा गया कि 690 करोड़ बसपा के अकाउंट में है। बहुजन समाज पार्टी जो राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उनके अकाउंट में भी 690 करोड़ बताया गया। अगर 690 करोड़ रुपये है, उसमें से 90 करोड़ निकाल लिया जाए, 600 करोड़ बरकरार रहेंगे, 90 करोड़ निकाल लिया जाए, 150 करोड़ भाजपा के अकाउंट से भी निकाल लिया जाए, कुछ कांग्रेस के खाते से भी निकाल लिया जाए, तमाम पैसों से नई ईवीएम खरीदी जाए, उस ईवीएम की निगहबानी विपक्ष के हाथ में सौंपी जाए,
एक स्वतंत्र आयोग हो, निष्पक्ष, जो विपक्ष के साथ बैठे और विपक्ष के नेता जो है उसके अध्यक्ष हों। सत्ता पक्ष 5 साल काम किया है और वो बकायदा मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा रहे, क्योंकि जनता की दरबार लगी हुई है, जनता फैसला देने वाली है। तो सत्ता पक्ष क्यों उसकी निगहबानी करेगा, क्यों उसको जो है अपने अंडर में लेके काम करेगा? यह तो न्याय नहीं हुआ। इसके ऊपर चर्चा ना करके आम जनता को आंख में धूल झोंकने का कार्यक्रम बनाया जाता है और यह कहा जाता है ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होगा। कहने का तात्पर्य यह, आपके पास दूध कितना भी अच्छा हो, नींबू का एक बूंद उसमें डालकर पूरे दूध को फाड़ा जा सकता है। इंडिया गठबंधन बार बार ताल ठोक रही है, बार बार ये कह रही है हम 25-26 दल है, बहन मायावती जी उसमें नहीं है। जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन कमजोर होगा राजनीतिक स्तर पर, आम जनता के स्तर पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजनीतिक दल विपक्ष में है उनके मुंह से कभी आवाज नहीं निकलती कि बहन मायावती जी को क्यों नहीं शामिल कर लिया जाए। ईवीएम बदलने की बात होती है, लेकिन बैलेट पेपर से भी चुनाव होगा और उसकी निगहबानी केंद्र की सत्ता करेगी, चुनाव आयोग उनके मुट्ठी में है, तो कितना भरोसा किया जा सकता है? मूल प्रश्न यहां पर है। और सबसे बड़ी बात यह है, गोदी मीडिया ने जो सर्वे रिपोर्ट देना शुरू किया कि बसपा को 0 और 1 सीट आएगी, 3-4 सीट सपा को आएगी, 74 सीट भाजपा को आएगी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि गोदी मीडिया को यह कह देना चाहिए, जो भी जिन्हें आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं वो कहे इस बात को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्राउन पहना दिया जाए और विपक्ष चुनाव ही ना लड़े। क्योंकि सर्वे रिपोर्ट तो आपने दे दिया है ना कि नहीं सीट आने वाली है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष क्यों चुनाव लड़े जब सीट ही नहीं आ रही है, कहीं से कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है। इस तरह का दुष्प्रचार करके सत्ता पक्ष को मजबूत करना, एक होता है प्रोपगंडा फायर, इतनी प्रोपगंडा फैला दो कि चरित्रवान व्यक्ति भी चरित्रहीन दिखने लग जाए। कहने का तात्पर्य यह है, बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। 2024 में अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ, बहुत सारी समस्याएं हैं, ईगो प्रॉब्लम्स होती है, हम बड़े नेता तो हम बड़े नेता, ये सब विपक्ष में है। और ये आज की बात नहीं है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब बीपी सिंह की सरकार हुई थी उस वक्त भी गठबंधन की राजनीति थी, और गठबंधन की राजनीति तब से चलती आ रही है जब से राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, और उसके बाद जो है खिचड़ी दल की सरकार बनी, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आए हैं। कहने का मतलब यह कि राजीव गांधी के बाद जो है खिचड़ी दल की सरकार बननी शुरू हो गई थी। और अक्सर कहा जाता था, उस वक्त सामने होता था कांग्रेस और भाजपा भी उन्हीं खिचड़ी दलों में हुआ करती थी जिस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त भी आम जनता के निगाहों में ये खिचड़ी दल की सरकार थी। और तो और हमने वह समय भी देखा है, कहते हैं ना, संसद की ललकार दिल्ली में जनता सरकार, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, उनके बाद चौधरी चरण सिंह, और उस वक्त भी कहा जाता था कि ये विपक्ष एक जगह नहीं हो पाएंगे, सरकार गिरेगी, मध्यावधि चुनाव होगा, इस तरह की बातें होती थी। तो इस देश की जनता को यह सुनने की आदत है, आपस में चर्चाएं होती है कि गठबंधन की सरकार खिचड़ी दल की सरकार होती है, मनमानी होती है, जो गठबंधन पार्टनर हैं वो अपना मन मुताबिक वहां पर शर्त रखते हैं, उन शर्तों के हिसाब से सरकार काम ना करे तो समस्याएं होती है। मैंने उस वक्त को भी देखा है जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री होते थे और 2 राजनेत्री, जिसको हम कह सकते महिला नेता,
एक ममता दीदी और दूसरा जयललिता। कभी वाजपेयी जी जयललिता को मनाते थे तो कभी ममता दीदी को। परेशान रहते थे क्योंकि गठबंधन की राजनीति थी। तो गठबंधन की राजनीति में समस्याएं आती है, लेकिन फिलहाल जो हो रहा है हमारे देश में यह गठबंधन की राजनीति नहीं, ठगबंधन की राजनीति हो रही है। कांग्रेस खुले मन से क्यों नहीं कहती है कि हम ईवीएम का विरोध करते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, और विपक्ष के हाथ में पूरा चुनाव आयोग होगा। ये सारा कमान विपक्ष संभालेगी क्योंकि हम सत्ता में नहीं हैं और इस देश की जनता जो सत्तासीन है, जो सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनका हिसाब करेगी, उनसे सवाल करेगी 5 साल में तुमने कितनी मजदूरी की, तुम सेवादार हो और तुम्हारा इनाम कितना होना चाहिए, ये जनता तय करेगी। लेकिन प्रश्न यहां पर यह उठता है कि विपक्ष के दिमाग में यह बात नहीं आती है। ईवीएम एक निर्जीव वस्तु है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आप ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर ले भी आते हैं तो बैलेट की जो पेटियां होगी, जो मत पेटियां होगी, वह भी तो बदली जा सकती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में यह है कि जनता इतनी कैपेबल नहीं है कि वह ईवीएम के बटन दबाए और ईवीएम से फैमिलियर हो। कभी आपने देखा होगा चुनाव से पूर्व जब 48 घंटे रह जाते हैं, 2-3 दिन रह जाते हैं चुनाव के, प्रत्याशी उम्मीदवार के जो समर्थक होते हैं वो ईवीएम का एक डमी बनाते हैं और जनता को जाकर समझाते फिरते हैं, यहां बटन दबाना, हम इस नंबर पे हैं, हमारा प्रत्याशी इस नंबर पर है। कितनी बड़ी समस्याएं होती होगी कि ट्रेनिंग दिया गया कागजों पर और फाइनल रिपोर्टिंग हो रही है मशीन पर। आम जनता के लिए कितनी दर्द भरी अनुभव हो रही होगी, कभी किसी ने सोचा है? अगर ईवीएम पे चुनाव होना है तो जनता को भी एक फॉल्स ईवीएम पे ट्रेनिंग करवाया जाए। और रही बात ये, जनता लाइन में खड़ी होती है, बिल्कुल मैनुअल धूप में खड़ी होती है दिन भर। चुनाव अधिकारी चुनाव करवाते हैं और जाके कहते हैं वहां जाके बटन दबा दो। बहुत सारी महिलाएं, घर की महिलाएं, जो खेतों में काम करने वाली महिलाएं होती है, पुरुष होते हैं, जो जीवन भर घास काटते रहे, उनको 5 साल में एक दिन अपनी उंगली देखते हैं कि इसी उंगली से दबाऊंगा ना बटन, अब कहां दबाऊंगा तो पे करेगा कि नहीं करेगा। बहुत सारी आश्चर्यजनक और रोमांचक घटनाएं उनके लिए हो जाती है। तो हम कैसे मान लें कि जो जनप्रतिनिधि चुना गया है वो आम जनता की मर्जी से चुना गया है? पहले लोग ये कहते थे बैलेट पेपर पे मुहर मार के आया, बकायदा वो स्याही लगाते थे और दबा के मुहर मारते थे और 5 साल का जो है पूरा गुस्सा उतार देते थे उन कागजों के ऊपर। क्या वह सीन, वह समय अब देखने को नहीं मिलेगा? हमारे देश के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, जो कानून बनाते हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि निहत्थों के हाथ में ऑटोमेटिक हथियार दे रहे हैं। इस देश की जनता के बारे में भी सोचें। जो देश की जनता को हम विकास के सपने दिखाते हैं, उनको हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक के सफर के सपने दिखा देते हैं 5 मिनट में, और उसके बाद पूरे 5 साल उन्हें भूल जाते हैं। ईवीएम से चुनाव नहीं हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, और वह बैलेट पेपर और मतपेटियों की निगहबानी विपक्ष के हाथों में हो। विपक्ष के नेता यह ना कह सके कि हेरा फेरी करके सत्तासीन लोग चुनाव जीत गए। तब होगा निष्पक्ष चुनाव, क्योंकि हारे हुए व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाए और फिर सवाल किया जाए कि सब कुछ तो आप ही कर रहे थे और जनता फैसला कर रही थी, अब मतपेटियां खुलती है, हमने 5 साल काम किया है, जनता ने हमें इन 5 सालों की मजदूरी दिया या नहीं दिया, यह अभी फैसला हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। चुनाव आयोग हो अथवा किसी राज्य के पुलिस के डीजीपी हो अथवा इस देश के बड़े न्यायालय के न्यायाधीश हों, सबकी आशा भरी निगाहें रहती है सत्ता के तरफ कि अगर मैं रिटायर हो जाऊंगा
तो किसी आयोग का अध्यक्ष लगा दिया जाएगा। अगर मैं इनके साथ वफादारी करूंगा, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी परिवार होता है। बहुत सारे ऐसे देश में न्यायाधीश हैं जिनका पुत्र एडवोकेट है। बहुत सारे ऐसे डीजीपी भी हैं इस देश में जिनके पुत्र बेरोजगार हैं। उनको रोजगार पे लगाना है, कहीं न कहीं कोई न कोई सेटिंग करनी है। उनके परिवार का जो है पूरी की पूरी गारंटी चाहिए कि आगे से वो गरीब ना हो जाए। रिटायर होने के बाद उनका भविष्य सुरक्षित रहे और अपनी निजी भविष्य की सुरक्षा के हेतु वो सत्ता के सामने वफादार बने रहते हैं। इस चीज को दूर करना होगा। और जो विपक्ष के नेता हैं वो अपने ही सुर में गा रहे हैं, हम गठबंधन कर रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, हम मोदी जी से टकराएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा जड़ है, जो समस्या है, उसके ऊपर बात नहीं करते। बहन मायावती जी अथवा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे? बहुजन समाज में जाएंगे, SC ST OBC माइनॉरिटीज के बीच में जाएंगे, उन्हें कन्विंस करेंगे, समझाएंगे, पार्टी से जोड़ भी लेंगे, वो वोट देने आ भी जाएंगे। लेकिन इस फॉल्स फेक सिस्टम का मुकाबला कैसे हो? मीडिया प्रचारित करना शुरू कर दिया कि आप कमजोर हैं, आपको 1 सीट आ रही है, और आप उसी मीडिया का न्यूज सुनकर दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। और रिजल्ट के दिन, जब आपके एग्जाम का दिन होगा, उस दिन आप बुखार में होंगे। जनता भी वोट देगी लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलेगा। फिर उसका क्या इलाज है? 3-4 महीने हैं चुनाव के, ये भूमिका बांध रहे हैं, हम ये सब गड़बड़ करने वाले हैं और इस हिसाब से दोबारा सत्ता में आने वाले हैं। हम अपने तमाम दर्शकों से ये कहना चाहते हैं, मेरे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो पहला वीडियो देख के ही मुरीद हो जाते हैं, सुनना पसंद करते हैं, लेकिन पता नहीं वो उनको सब्सक्राइब करना नहीं आता या वो कोई परेशानी है, कैसे सब्सक्राइब किया जाए। तो जहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है आप बस उंगली टच करेंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आपको मेरी बातों में कुछ सच्चाई नजर आती है, समाज के लिए कुछ सेवा नजर आता है, तो आप एक लाइक जरूर कर दे। यही हमारी मजदूरी है। हम कुछ नहीं मांग रहे हैं अपने दर्शकों से, बस इस देश को बचा लीजिए। यह चैनल की आवाज आपकी आवाज है। जनता के बीच हम जाते हैं, जनता खरी खोटी सुनाती रहती है, जनता वोट देती है विपक्ष के नेताओं को, बसपा के नेताओं को भी वोट मिलता है, लेकिन कहां हेरा फेरी होती है। लोग ये कहते हैं आप तो पत्रकार हैं, आप तो मेरे से बेहतर समझ रखते हैं, बताइए ये कहानी कहां से गड़बड़ है, इस रात की सुबह है या नहीं है। तो मैं अपने तमाम दर्शकों से एक आशा भरी निगाहों से आशा करता हूं, अपेक्षा रखता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ेगा। और आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, आपके साथ मिलकर, आपके सामने सच्चाई रखकर हम चाहते हैं कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होगा, सत्ता ऐसी ही चलती रहेगी, तो आपकी सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं होगा। ये नेता इतने कमाकर घर में रख रखे हैं, ये अगर 2-4-5 साल 2-4 टर्म हारते भी रहेंगे, इनके सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेहत तो खराब हो रही है देश की जनता का, नेताओं की सेहत खराब नहीं हो रही है। चाहे 2024 हार जाए, फिर भी उनका सफेद कुर्ता सफेद ही रहेगा, काला नहीं होगा। उनके घर बार चलते रहेंगे, उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ियां दौड़ती रहेगी, फिर नेक्स्ट चुनाव की ताल ठोकने लग जाएंगे अगले दिन से। लेकिन जनता के ऊपर महंगाई की चोट पड़ती है, बेरोजगार युवा फैडअप हुए पड़े हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता। फिर वो सवाल करते हैं पत्रकार से, कुछ जगाइए, कुछ बताइए लोगों को, ये सिस्टम बदले, सत्ता बदले, लोग कहते हैं। और इसलिए आपको जगाना जरूरी है। लेकिन ये नेता नहीं जागेंगे, क्योंकि जागता तो वो है जो सो रहा हो, जो सोने का नौटंकी कर रहा हो, वो कभी जागता नहीं है।
जनता पिस रही है। इसलिए बताना जरूरी है कि केवल ईवीएम में ही बदलाव नहीं हो, चुनाव प्रणाली में भी बदलाव होनी चाहिए। जनता का चुनाव है तो जनता तय करेगी, सत्ता क्यों तय करेगी? सत्ता के हाथ में स्ट्रांग रूम की चाबी क्यों? जनता का जो नुमाइंदा होगा, जो विपक्ष का नेता होगा, वह उस चाबी को क्यों नहीं रखेगा, क्यों नहीं संभालेगा? स्ट्रांग रूम की निगहबानी विपक्ष के हाथ में क्यों नहीं? ईवीएम कहां से खरीदा गया, कहां से लाया गया, किसने बनाया, ये तमाम कार्य विपक्ष के नेता क्यों ना करें? सत्ता पक्ष के नेता क्यों करे? सत्ता क्यों करे? सत्ता से तो केवल कॉस्टिंग की जाएगी, खर्चा मांगा जाएगा। बहुत सारे बदलाव हुए हैं चुनाव प्रणाली में, तो ये भी बदलाव करके देख लें, फिर समझ में आ जाएगा जनता क्या चाहती है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर और एक सब्सक्राइब, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।